फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो माई सेल्फ मनीष सारस्वत फ्रॉम फिज़िक्स डिपार्टमेंट। तो टुडे डिस्कस ग्रेविटेशन इन दिस क्लास। तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन है क्या? अर्थ और यूनिवर्स पर कोई भी दो बॉडीज़ है, उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण दो बॉडीज़ अपने फिक्स पाथ के ऊपर मोशन करती है। तो वो फिक्स पाथ कैसा भी हो सकता है, कर्व लीनियर पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है और इलिप्टिकल पाथ हो सकता है। और उसी के कारण क्या बॉडी अपने फिक्स पाथ के ऊपर मोशन कर रही है, तो दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके बारे में न्यूटन ने बताया था। तो ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब देखें तो ग्रेविटेशन के ऑल बॉडीज़ ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी दो बॉडीज़ है वो आपस में क्या एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या है एक दूसरे से रिलेट मोशन करती है। क्या इट मीन्स रिलेटिव मोशन हो रही है तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है उसी के कारण लगती है। क्लास के अंदर यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था और उन्होंने क्या इसका एक स्पेशल फार्मूला दिया था, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्टिंग अपन देखते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेशन क्या है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सेज दैट एवरी पार्टिकल attract every other particles in the universe with a force that is proportional to the product of their masses। मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन बॉडीज के m1 और m2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये बॉडी r डिस्टेंस के ऊपर अगर रखी गई है, अगर यही बॉडी r डिस्टेंस के ऊपर रखी गई है तो उसके क्या होगा, इनवर्सली स्क्वायर होगा। तो इनको फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो f की वैल्यू फिक्स आएगी m1 m2 अपन r स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, सेंटर से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन ने इसके बारे में एक फॉर्मूला डिराइव किया था। इसी फॉर्मूले से दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो F1 जितना फोर्स ये बॉडीज़ के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स क्या लगाएगी, ये बॉडी लगाएगी, बट दोनों फर्क कितना है, इसकी डायरेक्शन ये है F1 से लेकर 2, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F21। मतलब दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, F1 और F2 की वैल्यू क्या है, सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग आती है। तो क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे इसको Gm1 गुणा m2 अपन r स्क्वायर। तो अब जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे हमें पता चलता है कि ये फोर्स किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस को हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या मास है उनका डबल मास कर दें, या मास को शॉर्ट कर दें, तो ये फोर्स कितना लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। It is the weakest non-contact force in the nature। नेचर के अंदर ये फोर्स ऐसा है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आती, फिर भी क्या दोनों बॉडीज के बीच के अंदर फोर्स एग्जिस्ट करता है। इट्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, F आपके पास ये लग रहा है, आपके पास जो आपने ये लिखा F/1/r²। तो ये क्या है कि जितना हम डिस्टेंस को क्या है कम करते जाएंगे, जैसे डिस्टेंस दोनों बॉडीज़ के बीच में एग्जांपल लें कोई, जैसे r = 2 मीटर थी डिस्टेंस, तो फोर्स क्या लगेगा, F = क्या आ गया, 1/4 न्यूटन। तो अगर यही डिस्टेंस में 3 मीटर कर दूं, 3 मीटर डिस्टेंस कर दूं तो फोर्स क्या हो गया, 1/9। मतलब फोर्स क्या स्क्वायर के फॉर्म के अंदर क्या डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या है, स्क्वायर की फॉर्म के अंदर डिक्रीज होता जा रहा है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर।
मतलब इस फोर्स की जो नेचर होती है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन फोर्स का कहीं कोई नाम नहीं है, क्योंकि क्या अट्रैक्शन फोर्स है, बस इसके अंदर फर्क इतना है दोनों बॉडीज की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज ऑफ द टू बॉडीज। तो यह मैंने डिस्कस कर लिया कि दोनों मासेज में क्या होंगे, एफ क्या होंगे, दोनों प्रोडक्ट ऑफ द मासेज। तो इसको क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल m1 m2। क्या होगा, दोनों मासेस के प्रोडक्टली जो प्रोडक्ट होगा उसके मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में क्या है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण अर्थ की सरफेस के ऊपर हम इजीली मोशन कर सकते हैं। और यूनिवर्स के अंदर देखें तो क्या है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो फिक्स पाथ के अंदर मोशन कर सकते हैं। इसके बाद में इस ग्रेविटेशन फोर्स जो न्यूटन ने बताया था, तो इसके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये थे कि फोर्स के जो फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है, ये इसकी डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ होती है, ये चीज डिस्कस करते हैं अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टार्टिंग अंदर फॉर्मूले से लिखेंगे, F इक्वल टू G m1 m2 अपन R स्क्वायर, कि ये तो होगी फोर्स की वैल्यू। ये क्या मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर है, ये फोर्स की वैल्यू जो लिखी गई है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर फोर्स की वैल्यू है। अगर डायरेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या दोनों की डायरेक्शन करेंगे तो अलग अलग दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है, m1 मास है, और इस बॉडी का मास क्या है, m2 मास है। मतलब एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास क्या है, m2 है। और दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हमें गिवन है, वो क्या R दे रखी है। तो दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखते हैं, G के स्टार्टिंग करेंगे G के बारे में। G यहाँ पे होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। जो G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। ये G की वैल्यू है, जो क्या है, G की वैल्यू फिक्स रहती है। इसलिए इसको फिक्स रहने से मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये बॉडी है, इस बॉडी को आप किसी भी दूसरे मीडियम के अंदर लेके जाओगे तो वहां पे क्या है, जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, इस फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। चाहे बॉडी, इन बॉडी के बीच में आपने लिक्विड डाल दिया और इन बॉडी के बीच में आपने ग्लास की स्लैब रख दी, जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, आपको सेम मिलेगी। बस फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं। कहने G को यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो बॉडीज के बीच में अगर आपने कोई मीडियम रख दिया तो उस मीडियम के ऊपर G का मान डिपेंड नहीं करेगा। चाहे G के आप, मैं एग्जांपल मैंने बता दिया, चाहे आप इसके बीच में कोई वाटर रख दो, चाहे आप इसके बीच में ग्लास की स्लैब रख दो, कोई भी मीडियम हो तो उसके ऊपर क्या है, G का मान G के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्टली हम देखते हैं जो F होता है वो होता है सेंट्रल फोर्स। इस फोर्स को किसी में कैटेगरी में काउंट करते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल फोर्स है क्या,
दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला F है, यहाँ पे क्या होता है सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स है क्या, दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही है। बट सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं। जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ से मेजर की जाती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर की जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं, जो सेपरेट डिस्टेंस होती है वो सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे, सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे। और जो फोर्स लगेगा वो एट द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, एट द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा। एट द लाइन ज्वाइनिंग इट मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स ऐसा कभी वर्क नहीं करेगा, ना ये फोर्स ऐसा लगेगा, ना ये फोर्स ऐसा लगेगा, ना ये फोर्स, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन यही डायरेक्शन रहेगी इस फोर्स की। जो ब्लू लाइन से दिख रहा है ना आपको, यही इस फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। इसी लाइन के ऊपर ये क्या करेगा, फोर्स वर्क करेगा। तो इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स लेते हैं। और ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, हमेशा इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, न कि किसी पाथ के ऊपर। और आप ये हमने डिस्कस कर लिया, इनके बीच में मीडियम कैसा भी हो ये फोर्स डिपेंड नहीं करता। इसके बाद में सेकंड देखते हैं, एट द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स। एट द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स, ये हो गया। थर्ड देखते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास के बारे में एक नया कंसेप्ट है। पॉइंट मास है क्या, इसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे। पॉइंट मास होता है कि दो बॉडीज के बीच में जो सेपरेट डिस्टेंस d है, अगर ये रेडियस के कंपेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हो, रेडियस के कंपेयर के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हो, तो जो m1 और m2 होता है इनको क्या पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। तभी हमें क्या है कि इस जो फोर्स दोनों बॉडीज़ के बीच में लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, मतलब हमें फील होगा कि ये फोर्स रियल के अंदर वर्क कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये क्या है, बहुत नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट फोर्स है उनमें सबसे वीक फोर्स यही है। तो वीक फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ और सन के बीच में फोर्स लग रहा है, तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण भी फोर्स क्या एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए क्या है, दोनों बॉडीज आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में आती नहीं है, फिर भी क्या करता है, ये फोर्स वर्क करता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट मास कंसिडर करते हैं। ये जो m1 और m2 है ये क्या है, पॉइंट मास है, और इन्हीं पॉइंट मास के कारण ये फोर्स F की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं लगता। हाँ लगता है, वहाँ पे क्या ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, पर उस फोर्स की वैल्यू बहुत कम आती है कंपेयर टू अदर फोर्सेज। मतलब उस फोर्स की वैल्यू इतनी कम आती है कि दो बच्चे आपस में स्टिक नहीं हो सकते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स वहाँ पे लग रहा है, परंतु उस फोर्स की वैल्यू बहुत कम है, वो इफेक्टिवनेस नहीं है, इसलिए हमें कोई फील नहीं होता फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू क्या आएगी, किसी बच्चे का 50 kg होगा तो किसी का 60 kg होगा, और डिस्टेंस r क्या है बीच में फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक इफेक्ट था पॉइंट मास का। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, पॉइंट मास के बाद में एक नया इसके अंदर यह चीज़ देखी जाती है कि जो डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r जिसके बारे में जिस पे ये फोर्स क्या करता है, मोस्टली डिपेंड रहता है, डिस्टेंस r। ये डिस्टेंस r कहाँ से मेजर की जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। डिस्टेंस r को कहाँ से मेजर की जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस r दोनों बॉडीज के ध्यान से देखना, दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस काउंट की जाएगी ना, ये डिस्टेंस कभी काउंट नहीं की जाएगी, ये डिस्टेंस कभी काउंट नहीं की जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं डिस्टेंस r के बारे में। डिस्टेंस r है दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r को काउंट करेंगे, ना कि डिस्टेंस दोनों बॉडीज के कॉन्टैक्ट से की जाएगी। और ये लाइन सेंट्रल फोर्स यहीं से आया था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दोनों बॉडीज के सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन के ऊपर क्या करेगा, फोर्स वर्क करेगा।
तो ये तो था हमारे ग्रेविटेशन के बारे में फॉर्मूला, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कहाँ से आया, ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट आता है उसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए, नीट एग्जाम के अंदर, जेईई एग्जाम के अंदर आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल फोर्स से आएंगे, एट द लाइन ज्वाइनिंग से, पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, इसके बाद डिस्टेंस आर, और 5 नंबर अपन देखें कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ये सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करता। ये चीज़ सदा ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है ये सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करता, कि दोनों बॉडीज के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है और फोर्स लग रहा है F=G m1m2/r², तो ये क्या है, दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जी की वैल्यू पता चलेगी कि जी की वैल्यू क्या होती है एसआई सिस्टम के अंदर। जी की वैल्यू एसआई सिस्टम के अंदर क्या लिखेंगे, 6.67 × 10⁻⁻11। वापस रिपीट कर रहा हूँ, न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये किस में आ गई, एसआई सिस्टम के अंदर। अगर इसी वैल्यू को आप सीजीएस सिस्टम में देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं, 6.67 × 10⁻⁻8। तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूटन ही होगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डायन आ जाएगा, क्यों सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डायन होता है। डायन गुणा मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, और किलोग्राम किस में हो जाएगा, ग्राम में। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम की इन्वर्स आ गई। तो ये किस में आएगी वैल्यू, सीजीएस के अंदर आएगी। तो सीजीएस के अंदर वैल्यू ये रहेगी, एमके सिस्टम में वैल्यू ये रहेगी। तो अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास क्या, टू स्फीयर ऑफ मासेस एंड एम एंड स्मॉल एम। एम एंड स्मॉल एम है क्या, उस मास की वैल्यू है दोनों बॉडीज की। जैसे ये m1 हो गया, ये आपके पास क्या है, m2 हो गया। ये आपके पास क्या है, m1 की वैल्यू दे रखी है, और ये आपके पास क्या होगी, कैपिटल M की, जो आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये आपके पास m1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, m2 हो गया। ये चीज़ डिस्कस किया है, और ये दोनों बीच में डिस्टेंस क्या होती है, r होती है। तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है स्मॉल m, और m2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M, और r situated in air and the gravitational force between them is F। और ये क्या r डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, डिस्टेंस क्या है, r है, और ये क्या मीडियम की बात आ गई यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले F1 लिखता हूँ, और F1 के आगे क्या लिखा है मैंने, मीडियम। तो मीडियम के अंदर वैल्यू यहाँ पे दे रखी है F, क्या वैल्यू है, F, ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद में क्या है, अब यही मास m1 और m2 मास होंगे। द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इन्हीं मास के बीच के अंदर कोई मीडियम डाल दिया, इन्हीं मासेस के बीच में क्या डाल दिया, कोई मीडियम फिल कर दिया, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 3 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं जैसे Sg से डिनोट कर देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को Sg से डिनोट कर दिया, उस वैल्यू क्या है, 3 आ गई। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ, अब ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो आपके पास क्वेश्चन ये हो गया, एफ न्यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए और आंसर मैच कीजिए, क्या आएगी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, दो मासेस थे, m1 मासेस की वैल्यू दे रखी थी, उनके बीच में F फोर्स लग रहा था, और इसने पूछा क्या है, अगर इन्हीं मासेस के बीच में क्या कोई मीडियम स्पेसिफिक ग्रेविटी डाल दें। तो हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि जो G का मान है वो किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो G का मान है, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, F इक्वल टू होता क्या है, F इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, F इक्वल टू क्या लिखा है, G m1 अपॉन m2 अपॉन क्या हो गया, r² हो गया। तो अब आप बताइए कि नए फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, F आएगी कि 3F हो जाएगा, F/3 होगा, या F ही रहेगा, या F/9 होगा। तो आपके हिसाब से 3F होना चाहिए, F/3 ये इनमें से होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो सेम मीडियम हो, चाहे अदर मीडियम हो, चाहे कौन सा भी मीडियम हो, उस G की वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी। अगर
अगर मैं ये बोलता इनको एयर से लाकर एयर में फिक्स कर दिया, जैसे जी की वैल्यू यहाँ पे 3 दर की तरह आपको 9 दे दिए, तो जो एफ लगेगा दोनों के बीच में, एफ लगेगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। मतलब दोबारा रिपीट, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या होता है, सभी मीडियम में समान रहता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हो गया ना।